सभी लोग 1919 का अधिनियम निकाल लीजिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बस याद होते चले तो ज्यादा अच्छा। कुछ तरीका भी अगर बता दूंगा, ठीक है। और घबराने की बात नहीं है, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी, पर धीरे धीरे होंगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, पहले ये बताइए। प्रियंका, आर यू लिसनिंग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी हो रही है, ओके। तो कोई कोई क्वेश्चन अगर आपका होगा कि कोई शेड्यूल अगर आप कोई फॉलो कर रही हैं तो बहुत अच्छा। शेड्यूल बना के पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी पढ़ने का काफी टाइम मिल गया होगा आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से, तो इसका फायदा उठाइए। अमूमन इतना टाइम मिलता नहीं है फिर। तो स्मार्ट स्टूडेंट वही होगा जो इसका इस लॉकडाउन का फायदा उठाएगा। ये क्या आया है? आप लोगों को पीडीएफ तो मिल गया था ना? पूजा, सिंपल, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, तो मैं क्लास स्टार्ट करूं फिर। ओके, पूजा भी आ रही है, डिम्पल को आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए, सोनिया भी आ गई। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है तो। ओके, तो 1919 का जो अधिनियम है, पहले इसको आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपको उसका मूल्यांकन करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 लोग हैं अभी फिलहाल, तो हाँ, नमस्ते, सुनिए कोई। चलिए, 1919 का अधिनियम निकाल लीजिए, थोड़ा सा कॉपी में आपने लिख ही रखा होगा। उसको मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूँ ताकि फिर चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, 1919 का अधिनियम क्या था, ये आप लोगों को एक रफली एक बता रहा हूँ, क्योंकि कल तो मैंने इसको डिस्कस कर ही दिया है कि भारत सरकार का जो संवैधानिक विकास के क्रम में 1919 का अधिनियम लाया गया है। क्योंकि ऑब्वियस है कि 1909 का जो अधिनियम है वो भारतीयों की मांग को, जो उनकी जो होम रूल सेल्फ गवर्नेंस की जो बात थी, उस मांग को, डिमांड्स को वो पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो और सांप्रदायिक आधार पे भी मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। तो इसी बीच में हम देखते हैं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट होता है, ठीक है। और मेसोपोटामिया आयोग एक गठित की जाती है, जिसमें उस समिति ने यह कहा कि भाई अंग्रेज जो है वो इस पे भारत में शासन करने में असक्षम है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे घटनाक्रम चल रहे थे, 1900 प्रथम विश्व युद्ध का टाइम था, ठीक है। तो अब इस वॉर में भारतीय अंग्रेजों की मदद करे, उनके सहयोगी बने, इसके लिए वो चाह रहे थे कि भाई कुछ एक चीजें डाल दी जाए, ठीक है। तो उन्हीं को संतुष्ट करने के लिए अधिनियम 10 साल के बाद, चूंकि इसमें प्रोविजन भी था, तो 1909 के बाद 1919 का अधिनियम आता है, ठीक है। तो जिसमें कि यही एक पहला अधिनियम में इसका पहला इंपॉर्टेंट लाइन था कि सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन,
देने की बात कही गई थी, ठीक है। और इसको इस नाम से जाना गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से के नाम से। वो मुख्य प्रोविजन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, 4-5 प्रोविजन देख लीजिए इसमें। जैसे कि पहली बात, उसमें हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, ठीक है। भारत सचिव का जो जो इंग्लैंड में बैठ रहा है, ठीक है, उसके पोस्ट को वेतन भारतीय राजकोष से जो दिया जा रहा था उसको रोक दिया गया और ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा, ठीक है। फिर 1909 में केवल मुसलमानों को दिया था और सांप्रदायिक आधार पे, तो उसका और विस्तार किया गया, ठीक है। सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, इन पर भी लागू कर दिया गया, ठीक है। सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक 2 सदन बन गए, विधायिका की स्थापित की गई, ठीक है। तो पहला केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद ने ले लिया, यानी उच्च सदन, यानी आप वर्तमान का समय आप समझ लीजिए राज्यसभा, ठीक है। और विधानसभा मतलब निम्न सदन, यानी लोकसभा वर्तमान का, ठीक है। इन दोनों ने ले लिया। तो अब बजट की स्वीकृति के आधार पर बजट कौन पास करेगा, तो बजट पास करेगा केवल विधानसभा, यानी लोअर हाउस, ठीक है। तो पहली बार डीआरकी की स्थापना की गई इसमें, ठीक है, द्वैध शासन। और केंद्र और प्रांत के विषयों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक सुरक्षित, दूसरा हस्तांतरित, ठीक है। सुरक्षित में राजस्व आएगा, न्याय, वित्त, पुलिस, यानी राज्य के, ये सुरक्षित किसके हाथ में है, ये सुरक्षित है गवर्नर और उसकी परिषद के हाथ में। कल मैंने आप लोग को बताया भी था, ले लेता हूँ, हाँ, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक गवर्नर है, 2 तरीके थे, गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर और मंत्री परिषद, इस तरह से बताया था मैंने आप लोगों को। तो इसके पास सुरक्षित विषय होंगे ए के पास, और बी वाले के पास क्या है, हस्तांतरित विषय। तो सुरक्षित वाले में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को, इनके पास तो था सुरक्षित विषय, लेकिन उत्तरदायित्व विहीन थी ये, मतलब किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जो मर्जी आए वो करो। और जिनके पास काम करने की शक्ति थी, यानी गवर्नर और मंत्री दोनों होंगे, ठीक है, तो उनके पास पावर नहीं था, लेकिन काम इन्हीं को करना था। मैंने बिना पावर के काम इनको करना, और इनके पास पावर है तो ये काम नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी के प्रति, ठीक है। तो ये समस्या थी। तो अब इस अधिनियम में पहली बार मुख्य मुख्य बातें क्या थी, और इसमें इसका प्रोविजन में दिया गया कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, एक कैग की पोस्ट, यानी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया इसमें भारत सचिव को। मतलब ये कैग कौन नियुक्त करेगा, भारत सचिव, यानी जो लंदन में बैठा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हो गई। संपत्ति, जो निर्वाचन का जो अधिकार था, बहुत सीमित संदर्भों में संपत्ति और कर जो टैक्स जो देते थे उन्हीं को बनाया गया, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी बातें मैंने कल कर रखी थी, उसको मैंने रिवाइज कर दिया। अब उसका देखते हैं, थोड़ा सा मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन की बात अगर हम करें, तो मूल्यांकन में 1900 जो का जो अधिनियम है, बेसिकली मूल्यांकन का मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये कभी एग्जाम में कंपैरिजन करने को दिया जा सकता है मेंस में, ठीक है। तो इसीलिए मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज आप लोग कहें तो याद कर लीजिए, रट जाइए, ठीक है। बहुत ही सटीक वर्ड में लिख दिया गया है, इसको कंपाइलेशन उसका ठीक ठाक है, तो आप इसको रट सकते हैं, इतना तो आप रट ही सकते हैं कम से कम, ठीक है। मूल्यांकन के रूप में मूल्यांकन निष्कर्ष, अगर आप लोग अपने से लिखना चाहें निष्कर्ष तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखना चाहें तो आप इसको रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम इस पे आते हैं कि 1919 का जो अधिनियम है, ये भारत के संवैधानिक विकास में इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। क्यों रखता है भाई, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों में को शासन का अधिकार मिला इससे। प्रांतीय विधानसभा जो है, उनके सदस्य निर्वाचित हुए, उनको शासन का अधिकार मिल गया, भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ गई, ठीक है। भले ही वो उनके पास पावर नहीं था, लेकिन हिस्सेदारी दी गई,
ठीक है। मतदान का अधिकार भी लोकतंत्र की ओर कदम ही था। भाई मतदान सीमित संदर्भ में ही स्टार्ट हुआ, लेकिन हुआ तो अगर अंग्रेज नहीं चाहते तो मतदान का अधिकार नहीं देते। ठीक है, चलिए फिर और सीमित संदर्भों में बात करें तो स्वशासन की दिशा में उन्नति हो गई। स्वशासन मीन्स अब यही देखिएगा 1935 का जब इसके बाद हम पढ़ेंगे तो और अधिक उत्तरदायी बनाया जाएगा इसको। ठीक है, वेतन को भारतीय राजस्व से ना देकर ब्रिटिश राजस्व देने का प्रावधान भी एक सकारात्मक कदम था। जो पैसा आपके जेब से, हम भारतीयों के जेब से जा रहा था, वो पैसे को रोक दिया गया। वो लाखों में होता था उस वक्त। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये सब एक पॉजिटिव चीजें हैं। फिर एक कैग की बात की गई। आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, कैग महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, जिसका ये महालेखा परीक्षक वर्तमान में भी है। कैग 148 आर्टिकल 148 में। इसकी डिटेल के बारे में आप लोगों को पॉलिटिकल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसका बेसिक काम क्या है कि सरकार जो भी खर्च करती है वर्तमान में, उसका वो हिसाब किताब रखती है कि भाई कहाँ ठीक से वो खर्च कर रही है कि नहीं, कहीं पे ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही है। ठीक है, जितना बजट है उतना में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्या कमियां हैं, इस तरह की बातें ये परामर्श के रूप में फिर ये लोकसभा में प्रस्तुत करती है मालिका। तो अब इसकी कुछ सीमाएं भी थी, लिमिटेशन थी। आप इसको कमियां भी कह सकते हैं, इसको कमियां भी कर सकते हैं। सीमा यानी कमियां। कमियां तो बहुत सारी थी, लेकिन आप मान के चलिए इसको थोड़ा सा। तो ये कमियां क्या थी कि संपत्ति के आधार पर निर्वाचन मतदान का अधिकार दिया गया। जिसके पास पैसा होगा वही निर्वाचन में मत देगा, वोट करेगा। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक ढांचा तो नहीं था, लेकिन सीमित संदर्भों में तो था ही। तो ये इसकी एक सीमा थी। फिर क्या है कि भाई द्वैध शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को चोट पहुंच गई। कलेक्टिव गवर्नर, और ये गवर्नर है और ये मंत्री है आपका मिनिस्टर। ठीक है, ये दोनों अगर मिलके काम करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात थी, पर ये तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। और ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पावर किसके पास है? इसके पास है, गवर्नर के पास। इसके पास कोई पावर ही नहीं है, तो गाड़ी तो चल नहीं सकती। अगर ये गाड़ी चलाना चाहे तो ये ब्रेक लगा देगा, है कि नहीं? क्योंकि ये तो अंग्रेज बैठा हुआ है यहाँ पे। गवर्नर जनरल कौन है यहाँ पे? यानी वॉइस राय जो है, और उससे जो सदस्य प्रांत में जो गवर्नर बैठ रहे हैं, तो वो तो अंग्रेज है ना। तो भारतीय मंत्रियों की तो सुनेंगे नहीं वो, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से गाड़ी एक्सीटर भी दे रहे हैं। आप ऐसे समझिए गाड़ी को एक्सीटर तो दिया जा रहा है, लेकिन गाड़ी कहीं पहुंच नहीं रही है। ठीक है, तो फिर नौकरशाही में जो भारत सचिव के नियंत्रण में रही, नौकरशाही जो है, यानी वर्तमान में जो आईएएस है वो आईपीएस होते थे पहले, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो इसके जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल को। तो कंट्रोल में कौन रखेगा? गवर्नर जनरल रखेगा। ठीक है, और काम किसके अंडर में करेंगे? ये मंत्री के अंडर में काम करेंगे। जो ये काम देंगे ये करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होंगे। तो कंट्रोल किसके पास? मतलब माई बाप कौन हो गया? माई बाप हो गया गवर्नर जनरल, यानी अंग्रेज। क्लियर है? चलिए, तो ये थोड़ी सी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। अब इसका निष्कर्ष जरा देख लेते हैं। निष्कर्ष में देखते हैं कि क्या कि 1919 का जो अधिनियम जो है, सुधार के नाम पे ये छलावा था। आपको लॉलीपॉप दिखा दिया गया कि भाई बहुत हम सुधार कर रहे हैं, बहुत डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। ठीक है, आपको शासन में भागीदारी मिलेगी, लेकिन इस तरह की कोई बात तो हम देख रहे हैं कि थी नहीं। क्लियर है? भाई सारे अधिकार तो गवर्नर के पास है, मंत्री के पास तो है नहीं। तो ये क्या होगा? सुधार का तो छलावा ही है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, अब विधायिका के पास क्या था? जन विधायिका के पास पर गवर्नर जनरल और भारत सचिव का कंट्रोल था। कोई भी कानून बनेगा नहीं बनेगा, पास करेंगे नहीं करेंगे, सब तो उनके हाथ में था। मंत्री के हाथ में तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो वस्तुतः यह अधिनियम क्या, भारत के आर्थिक शोषण और उस पर नियंत्रण बनाए रखने की प्रक्रिया का ही अंग था। मतलब आप कौन होते हैं? जैसे अगर हम पूछे भारतीय के रूप में कि आप, यानी अंग्रेज से अगर मैं पूछूं कि भाई आप कौन होते हैं ये हम पर अधिकार करते हैं, शासन करने वाले, जितना अधिकार वो देंगे उतना ही अधिकार आपको तो एंजॉय करना है। तो ये तो गलत हो गया ना। तो
पूरी तरह से अधिकार ना देके धीरे धीरे दिया जा रहा है। इसका मतलब कि कंट्रोल बनाए रखा गया। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे ये 1919 का अधिनियम का मूल्यांकन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है 1935 का अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ठीक है। और ये अधिनियम भारत वर्तमान में जो संविधान है उसमें 70% इसी के प्रावधान है, 70%। ठीक है, तो इसीलिए इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एज इट इज उठा के ले लिया गया है भारतीय संविधान में, कॉपी किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम जैसे जो क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको तो पता है कि मेरा तो तरीका जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो हम इसको इस रूप में देखेंगे कि पहले पृष्ठभूमि, इस अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है, प्रावधान क्या है, उसकी आलोचना करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, मोटा माटी आप इस तरह से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो वही एज इट इज मैंने यहाँ भी देने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने साइमन कमीशन या बहुत सारे जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ा सा ये रिफ्रेश हो जाएगा। एक बार पूरा ध्यान से फिर से मैं सारी चीजों को डालते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों की क्लास नहीं भी हुई थी तो वो थोड़ा बैक से यहाँ से मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये पृष्ठभूमि में हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले 1935 का जो अधिनियम है, पहले आया 1909, ठीक है, फिर 1919, 10 साल के बाद इसका प्रोविजन है, इसमें क्या क्या कमियां हैं नहीं है, तो सिफारिश उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, तो अब 1919 के बाद क्या 1929 होना चाहिए था। ठीक है, कमीशन कब बैठेगी, 10 साल में अगर प्रोविजन है कि हर 10 साल में बैठना है तो ये 1919 में बैठना चाहिए था कमीशन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि 1919 के बाद 1919 में बैठना है 10 साल पहले, लेकिन वहां ब्रिटेन में चुनाव होने। अब चुनाव के मद्देनजर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1927 में ही एक गठित कर दी, क्या, 7 सदस्यीय आयोग सर जॉन साइमन के नाम से। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में, कि वही बताएंगे कि 1919 में क्या क्या कमियां थी, हमें क्या क्या और सुधार करना चाहिए। ठीक है, उनके रिकमेंडेशन। तो अब साइमन कमीशन की बात तो गठित हो गई, लेकिन इसमें सारे लोग 7 सदस्यीय लोग में सब लोग अंग्रेज थे, भारतीय कोई योग्य ही नहीं समझा गया, इतना कैपेबल समझा ही नहीं गया कि कोई भारतीय को भी ले ले, भाई उन पर शासन शासन उनको चलाना है तो कोई भारतीय भी लिए जा सकते थे, पर नहीं लिया गया। अब अंजाम क्या होगा, कांग्रेस ने कर दिया विरोध। ठीक है, अब जब विरोध किया तो भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठते हैं उनका दिमाग हो गया खराब, कहा उन्होंने कि अच्छा ठीक है मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस को कहा। तो ठीक है, सर्वसम्मति से, देखिए वर्ड याद रखिएगा, सर्वसम्मति से मतलब सभी को मानने हैं। ठीक है, मतलब उसमें सब लोग का मतलब हर भारतीय का मतलब हुआ मुस्लिम लीग भी आएगी, हिंदू महासभा भी आएगी, ठीक है, जितने सिख भी आएंगे, एंग्लो इंडियन भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, सभी को मान्य होनी चाहिए, ऐसा कोई आप हमको संविधान बना के दीजिए। ये चैलेंज कर दिया। कौन थे भारत सचिव, लॉर्ड ब्रेकेनहेड, लॉर्ड ब्रेकेनहेड, इन्होंने चुनौती दे दी। तो अब उसके जवाब में 10 सदस्यीय नेहरू समिति की रिपोर्ट, मतलब नेहरू कमेटी का गठन होता है। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, याद रखिएगा, मोती, अरे मोती कैसे होगा ना, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, यानी फादर। ठीक है, अब इसकी सिफारिश है क्या क्या थी तो मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, हालांकि इसको डिटेल में मैंने करवाया है। ठीक है, तो वो उसका भी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। अब इसकी सिफारिशों को देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या इन्होंने सिफारिश की थी, कि औपनिवेशिक स्वराज होना चाहिए। ठीक है, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। पूर्ण उत्तरदायी सरकार का मतलब पूर्ण टोटल रिस्पॉन्सिबल, जो 1919 में नहीं थी। ठीक है, क्योंकि 1919 के बाद 1900 इसका गठन हो रहा है 1928 में, 28 में। ठीक है, तो ये डिमांड कर रही है कि भाई पूर्ण उत्तरदायी शासन मिले, प्रांतों को पूरी स्वतंत्रता मिले। ठीक है,
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, देशी रियासत जो है वो सब, ये भारतवर्ष में जो भी देशी रियासत है यहाँ पर, कोई हैदराबाद है, कोई जूनागढ़ है, कोई 564 रियासतें थी, देशी रियासत, ये छोटे मोटे, छोटे और बड़े, ठीक है, उन सबको भारत के अधीन किया जाए, केंद्र के अधीन, एक सशक्त भारत, एक अखंड भारत के निर्माण की बात की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, इन्होंने डिमांड किया, और कहा कि मौलिक अधिकार को लागू किया जाए, और भी थे पेपर इंपॉर्टेंट इतने सारे ये सब। अब हम देखते हैं कि ये सब डिमांड्स तो हो गया, लेकिन जिन्ना जो है मुस्लिम लीग, उनको ये मजा नहीं आया, कहना नहीं, इसमें तो मुसलमानों की बात की नहीं है, ऊपर से आप सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 14 सूत्री मांगे रखी और कहा कि भैया हम शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या किया, जवाब में 14 सूत्री मांगे रख दी जिन्ना ने, और मुसलमानों की सुविधा के लिए इसमें क्या क्या थी, 14 डिमांड्स थी उनकी, लेकिन दो चार आप जान लीजिए इसको। कुलदीप ने भी पूछा था, तो मैंने कहा चलो इसको अलग से कराऊंगा तो बताऊंगा। हालांकि वो सांप्रदायिक विभाजन जो है उस टॉपिक में करवाया जाएगा आपको। तो अभी फिलहाल के लिए देख लीजिए कि भाई 14 सूत्री मांगों में क्या क्या मेन मेन मांगे क्या। तो इसमें थी मेन मांगे आपकी थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा होनी चाहिए, केंद्र में और प्रांत में दोनों मंत्रिमंडल में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए, 1/3, 1:3 का रेशियो में, मतलब 33% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाए, है वो लगभग 25%, ठीक है, उस वक्त थे अविभाज्य भारत में 25%, और रिजर्वेशन चाहिए था इनको 33%, समझ रहे हैं। चलिए, अब क्या है, इन और सरकारी नौकरी की जितनी भी सेवाएं होंगी सब पे मुसलमानों को पदों पे आरक्षण चाहिए था, ठीक है। तो अब समस्या फिर बढ़ गई कि भाई ये इनकी जो डिमांड जो है वो फिजिबल नहीं है, मानने योग्य नहीं है, ऐसे तो फिर देश बढ़ जाएगा बाद में। यही रीजन है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया भारतीय संविधान, धर्म के आधार पर, मुसलमान का मतलब धर्म के आधार पर नहीं दिया गया, ठीक है। हालांकि रिजर्वेशन मुसलमानों को भी है, ठीक है, लेकिन मुसलमान में जो अजरल और अशरफ दो आते हैं, ठीक है, तो अपर क्लास और लोअर क्लास, तो लोअर क्लास मुसलमानों को ओबीसी में और एसटी में, राजस्थान में एसटी में भी आते हैं वो है, तो वहां पे उनको कास्ट बेस के आधार पे रिजर्वेशन दिया गया है आज भी, वर्तमान में भी, लेकिन धर्म के आधार पे नहीं, ठीक है, क्योंकि धर्म के आधार पे तो फिर तो सब लोग अलग अलग धर्म के हो जाएंगे, सबको देना पड़ जाएगा फिर, तो ऐसे देश यूनाइट कैसे रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रख दी, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन की बात को खारिज किया गया, तो नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, लॉर्ड ब्रेकिनहेड के चैलेंज पे, वो मान्य नहीं हुआ मुस्लिम लीग को, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर दोनों में समझौता करवाने के लिए फिर 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, 1930, 1931 और 1932, ये तीनों इंग्लैंड में हुए। इसको भी मैंने डिटेल से लिखवा दिया है, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका, इसलिए थोड़ा सा छोटे छोटे तो कंपाइल वे में मैंने करने की कोशिश की, ठीक है। तो अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो संवैधानिक सुधार पर कुछ विचार विचार कर लेते हैं, पर बात तो बनी नहीं, ठीक है। जब बात नहीं बनी तो फिर अब गांधी जी देखिए किसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, बात नहीं बनती है, और वहां पे एक नया मसला शुरू कर देते हैं अंग्रेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि दलितों को अलग से आरक्षण दिया जाए, तो अंग्रेजों ने कहा कि दलित हिंदू नहीं होंगे, हिंदू से अलग एक जाति है वो है दलित। अब ये भी एक समस्या थी कि भाई वो तो हिंदू धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं, तो हिंदू से अलग कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो देश को विभाजन करने की कोई कसर अंग्रेजों ने छोड़ी नहीं, पहली बात।
तो फिर अब चूंकि भारत में सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे दलितों की प्रतिनिधित्व केवल डॉक्टर अम्बेडकर थे, बाबा साहब, ठीक है। तो इनको फिर गांधी जी ने उपवास किया और अनशन करने के बाद फिर समझौता करवाया गया और माना गया। इसमें आपको मदन मोहन मालवीय ने बीच बचाव किया कि नहीं, इस तरह से आप नहीं कीजिए। अम्बेडकर को काफी समझाया वगैरह। और जिसको दलित साहित्य में कहा गया है कि, अच्छा एक मजेदार बात और ये है कि इसमें दलित साहित्य, दलित चिंतन में ये कहा जाता है कि अम्बेडकर पर भारी दबाव था। नो डाउट दबाव था, लेकिन उनको मजबूर किया गया, एक शब्द डाल दिया उन्होंने, ये भी गलत है। मजबूर नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये भी अपना अपना परसेप्शन है कि उनको मजबूर किया गया था, हालांकि ये बात कहीं से आप सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है, कि मजबूर किया गया। हाँ, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को स्वीकार किया और रिजर्वेशन की मांग की। तभी रिजर्वेशन में उसी वक्त से ये उनके 18% केंद्रीय विधायिका में और 147 सीटें उनको निर्वाचन में रिजर्वेशन दिया गया, एससी वर्ग को, शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। 18% का उस वक्त का रिजर्वेशन केंद्र में, ठीक है। वर्तमान में तो अभी शायद 13% के आसपास, ठीक है। तो अब इन्होंने ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1933 में एक श्वेत पत्र लाया, व्हाइट पेपर, और संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी, जिसपे की विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में फिर से संयुक्त समिति का गठन किया गया और इसी के आधार पर 1935 का अधिनियम बन गया। अब हम देखते हैं कि 1900 अब तक जो भी जितने भी सुधार हुए थे, जितने भी 1973 1773 से 1919 तक का सुधार देखिए, इतने लंबे साल तक का। इन सब के बाद जो 1935 बन रहा है, ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जटिल, पेचीदा दस्तावेज था। इसमें कि 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा का अंतर तो है नहीं यहाँ पे, देख रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि वर्तमान समय में भारत में कितने ये अनुच्छेद, तो खैर चलिए उसमें काफी संशोधन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको यही रखा गया है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, पर 102 103 तक तो वो अधिनियम बनाया जा चुका है। 103 तक तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, इसको CAA कहा गया, उसको मिला के अगर बात करें तो 104 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मूल रूप से 395 ही माने जा रहे हैं। 10 यहाँ पे अनुसूची है और भाग कितने से पहले भाग से 14, तो 22 हो गए, ठीक है। तो मतलब अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितने परसेंट ले लिया गया है। 70, मोर देन 70%। क्लियर है? चलिए, अब इसकी जो प्रोविजन जो है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार क्या क्या हुआ कि भाई एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एक अखिल भारतीय संघ। अभी तक ये संघ की बात नहीं की गई थी, ठीक है, जिसमें कि 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 कमिश्नरी होंगे, ठीक है, और देशी रियासतें भी इसमें सम्मिलित होंगे। सब मिला के एक संघ बनेगा पूरा, ऐसे समझिए, पूरा एक संघ बन गया, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी, 6 कमिश्नरी और 3 आपके देशी रियासत, इन तीनों को मिला जुला के सब एक संघ बना दिया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको, आपकी जानकारी के लिए, ये 2007 में पूछा जा चुका है। आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं पीटी में, इसलिए मैंने यहाँ पर 2007 भी लिख दिया है, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत, अब दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे ब्रिटिश ये जो देशी रियासत जो है, ब्रिटिश रियासत तो केंद्र का संघ में उनका शामिल होना मैंडेटरी था, ठीक है, बाध्यता थी, लेकिन देशी रियासत इससे स्वतंत्र रह सकते हैं। देखिए गड़बड़ कर दिया,
अब देशी रियासत स्वतंत्र रहेंगे, यानी अब हैदराबाद, जूनागढ़, ये वो सब लोग अपना अपना देश बना लेंगे, तो यूनाइट भारत की जो कल्पना जो है, जो वर्तमान में हम जो भारत देख रहे हैं, वो भारत नहीं होगा फिर। जाहिर सी बात है, समस्या फिर से गंभीर। मतलब हर ऐसा कोई प्रयास नहीं छोड़ रहे थे जिससे कि भारत टूट जाए, टुकड़ों में बट जाए। ठीक है, हमेशा शुरू से यही प्रयास करते रहे और लास्ट में जाके वो भारत को एक रखने की बात करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन में जब हम देखते हैं तो यूनाइट भारत के रखने की बात करते हैं। मतलब आपने जब से आप भारत में आए अंग्रेज, तो तोड़ने का ही प्रयास किया, और अब अंत में चाह रहे हैं कि भाई आप हम सब एक हो जाए। तो आग लगाई हुई, जो अंग्रेजों ने आग लगाई, वो तो उसको झेलना तो मजबूरी थी, और वो झेला भी बाद में देश ने विभाजन के रूप में। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, लेकिन देशी रियासतों के लिए नहीं था। ये समस्या आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन देशी रियासतों, देशी रियासत जब स्वेच्छा बोल दिया गया, तो जाहिर सी बात है क्यों शामिल होंगे भाई, अपना अलग देश बना लेंगे, तो शामिल नहीं थी। ठीक है, अतः ये प्रस्ताव क्या हुआ, वो कोई मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इस 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, मूर्त रूप नहीं ले सका, ये आकार नहीं ले सका, लेकिन लागू की गई इसके आधार पर। दूसरा प्रोविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ये था कि केंद्र में द्वैध शासन। पहले क्या था 1919 में, प्रांतों में द्वैध शासन था। ये प्रांतों में द्वैध शासन था, अब केंद्र में हो गया 1935 में, केंद्र में हो गया। तो यूपीएससी आपको फंसा सकती है, इसका प्रोविजन और इसका प्रोविजन उलट देगी, और आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट अगर बना के दे दिया जाए, तो फिर ऐसे यूपीएससी कर सकती है कि भाई 1919 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, 1935 में प्रांतों में किया गया, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रांतों में किया गया था द्वैध शासन लागू, और यहाँ पे केंद्र में किया गया। आप नोट्स में देख सकते हैं। तो यूपीएससी आपके कुछ नया चीज नहीं पूछती है, यूपीएससी केवल उसी चीज को उलझाती है आपके, कि आपकी कंसेप्ट कितने क्लियर है, इससे मालूम चलेगा। इसीलिए यूपीएससी कभी कभी बहुत आसान हो जाता है कंसेप्ट वालों के लिए, और जो लोग फैक्ट रखते रह जाते हैं तो उनका पीटी नहीं निकल पाता है। तो रीजन यही है, फैक्ट पे नहीं जाना है, कंसेप्ट पे जाना है। ठीक है, एक ही लाइन क्लियर हो गया। अब चलिए, अब देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन, यानी 1919 में क्या किया गया था, द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांतों में। देखिए यहाँ प्रांतों की बात हो रही है, लेकिन इसे समाप्त करके केंद्र में ला दिया गया 1935 में। केंद्रीय प्रशासन को विषय को रक्षित और हस्तांतरित, मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इसको एज इट इज रहने दिया गया, 1919 वाला ही है, सेम चीज। ठीक है, चलिए, रक्षित विषय क्या थे, वही प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजातियों के विषय। ठीक है, जिसको गवर्नर पूरा हेड करेगा। और मंत्रियों वाला जो है वो हस्तांतरित विषय है। ठीक है, जो हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हस्तांतरित विषय, दो विषय थे ना, रक्षित, एक रक्षित थी और एक हस्तांतरित थी। ठीक है, तो रक्षित वाले में क्या समस्या है, मुख्य चीजें आ गई, जो आप बेसिकली 1919 का ही आप पूरा उठा के आप यहाँ पे फिगर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि ये अपनी परिषद, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसके सदस्यों, रक्षित विषय तो उसी से चलाएगा ये, और हस्तांतरित वाला कौन चलाएगा, तो भाई गवर्नर जनरल और मंत्री, एज इट इज 1919 का ही अधिनियम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि जो विधानसभा यानी लोअर हाउस के प्रतिनिधि उत्तरदायी था, अपर हाउस तो यहाँ पे विधान परिषद हो गया, और विधानसभा, विधानसभा लोअर हाउस हो गया, वर्तमान में ये लोकसभा है, और ये राज्यसभा है, अपर हाउस। ठीक है, तो अब केंद्रीय कार्यकारिणी जो है दो भागों में बढ़ गई, एज इट इज गवर्नर जनरल और उसकी परिषद एक, और दूसरा कौन सा है, गवर्नर जनरल और उनकी मंत्री परिषद। तो इसके पास 1919 में तो कोई पावर था नहीं, काम तो इसी को करना है, लेकिन पावर नहीं है, है ना। देखिए, अब आइए प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई यहाँ।
ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्ता क्या किया गया, आप चाहे तो इसको भी खाली पॉइंट में भी ले सकते हैं प्रोविजंस को, कि केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, इस तरह से भी लिख के काम चलाया जा सकता है, लेकिन अंदर की चीजें पता होनी चाहिए। तो पीटी में रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को, और मेंस में आंसर लिखने में क्रिस्टल क्लियर रहेगा। शब्दों की सीमा होती है क्योंकि वहां पे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों कोशिश की है कि दोनों तरीके से आपका काम हो जाए, एक पंथ दो काज, ठीक है। अब प्रांतों में क्या कहा गया कि स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि का निर्माण हेतु तो विधि बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए केंद्र और प्रांत, प्रांतीय विषय, केंद्र विषय एक सेंट्रल और दूसरा प्रांतीय, ठीक है, स्टेट वाला, इसमें इन दोनों में बांट दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया कि उस पर केंद्र का नियंत्रण को, जो राज्य वाले जो चीजें थी उस पर केंद्र का नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया, मतलब राज्य जो है स्वतंत्र हो गया। प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्ता मतलब ऑटोनोमस, ठीक है, ये अपने लिए विधि बनाने का इसको अधिकार मिल गया, अब केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यही सेम चीज देखिए भारतीय संविधान में भी ले ली गई है, राज्य चाहे तो अपना कोई कानून बना सकता है, क्लियर है, लेकिन केंद्र के कानून से वो उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर सपोज जैसे कहते हैं ना कि वर्तमान में क्या CAA का नाम तो सभी ने सुना होगा, CAA, ठीक है, जो अब एक अधिनियम है, अब एक कानून है, केंद्र का कानून है। अब ममता गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम इसको पास नहीं मानेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, मानना ही पड़ेगा आपको, साफ बात। तो ये जनता को भटका रही है वो कि हम केंद्र का कानून नहीं मानेंगे, केंद्र का कानून मानना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, संविधान में लिखा हुआ है। तो आपके पास इफ और बट की कोई चॉइस नहीं। तो मैं वर्तमान से थोड़ा सा रिलेट करके समझा दे रहा हूँ, एज इट इज देखिए यहाँ भी क्या था कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है, और उस ये प्रोविजन 1935 से लिया गया। ऑटोनोमस तो है, लेकिन आप केंद्र के अगेंस्ट नहीं बना लीजिएगा कोई कानून, और जहां पे कुछ कानून अगर केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है यहाँ पे, तो फिर वहां पे केंद्र का कानून चलेगा, प्रायोरिटी केंद्र के कानून को, क्लियर है। चलिए, तो अब क्या है, केंद्र का नियंत्रण समाप्त। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब क्या किया गया, अब इस मामले से अब प्रांत के जो, अब ये प्रांत है आपका, जैसे सपोज यूपी है, यूपी समझिए, ठीक है। तो अब यूपी में एक गवर्नर है और दूसरा मंत्री वाला है, ये गवर्नर हो गए, ये मिनिस्टर हो गए, ठीक है। तो क्या ये समस्या क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नर जो है सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, ये जो लंदन में बैठी है, ठीक है। मंत्री के गवर्नर, अब ये गवर्नर जनरल सबसे ऊपर में कौन बैठा हुआ, गवर्नर, इसके पूरे केंद्र में बैठा हुआ गवर्नर जनरल। तो ये अब इसके अंडर में ना होकर सीधा क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार जो संसद है उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में शासन करने लगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो पहले इसको रिपोर्ट करनी होती थी, गवर्नर जनरल है ना, सबके माई बाप यही थे, इनको ना करके अब सबको ब्रिटिश के जो संसद में जो सरकार थी उसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते थे, तो समस्या फिर बढ़ गई। अब संघीय न्यायालय की व्यवस्था की बात की है, देखिए सुप्रीम कोर्ट वाली बात, तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया है कि 1773 में सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और उनके पहले सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता में जो था उसका नाम किसी को याद है तो बताएं, कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, अगर किसी को याद हो तो। मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि मैंने बता रखा है और याद भी करवाया था, ठीक है। चलिए कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं क्लास को, जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए, तो अब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय में क्या है, ये कहाँ था, दिल्ली में था, तो कोलकाता से अब दिल्ली आ गया, देख लीजिए, ठीक है। जो वो कोलकाता में ही था, कोलकाता के लिए था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, पूरे देश के लिए एक सेंट्रल पूरा यूनाइट करने के बाद
संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की और 6 इसमें जज बनाए गए हो सकते थे। ठीक है, 6 जज हो सकते थे जिसमें कि 2 जज होंगे जो भारतीय होंगे, 2 भारतीय जज इसमें होंगे। लेकिन ये अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट करेगा, इंग्लैंड में जो बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि अपॉइंट वो करेगा तो उसका आदमी है वो, तो नियत प्रक्रिया के तहत तो चुनाव होगी, चुन के तो आया नहीं है। तो जज जब भी फेवर करेगा किसका करेगा? ब्रिटिश संसद का ही करेगा, ब्रिटिश सम्राट का ही करेगा, क्योंकि आदमी तो उसका है वो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नियुक्त ही वही कर रहा है, अपॉइंट वही कर रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 के तहत ये काम करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और इसके पास क्या क्या राइट्स थे, तो राइट्स देख लीजिए। वो प्रारंभिक यानी ओरिजिनल, ठीक है, बेसिकली प्रारंभिक ओरिजिनल जुरिडिक्शन था उसका। दूसरा था आपको अपीलीय, इसको अपीलेट भी कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी। आपको याद, आपके पॉलिटी वाले टीचर आपको इसमें पूरे डिटेल में बताएंगे, थोड़े से छोटे से स्तर पर मैं बता देता हूँ। ये आज एज इट इज है, वर्तमान में जो भारतीय की जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शन है वो एज इट इज है, सेम, बिल्कुल सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। ये एज इट इज दिया गया है भारतीय संविधान में, पूरा जो क्लॉज सब क्लॉज करके पूरा उठा लिया गया। पुलिस मैनुअल तो और 1800 सीआरपीसी वगैरह जो है, आईपीसी और सीआरपीसी, ये सारे अंग्रेजों के बनाए हुए कानून। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ये प्रारंभिक क्या है, ठीक है, परामर्शदात्री या फिर अपीलीय क्या है। तो इसको आप मैं हल्की सी छोटी सी, मतलब मैंने कहा ना आपको कि डिटेल में आपको मैं आपके टीचर, पॉलिटी वाले टीचर बताएंगे। मैं आपको सिर्फ एक आउटलुक दे देता हूँ कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो था इसके अंतर्गत 2 क्षेत्र यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है ओजे, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के मतलब अधिकार आएंगे। एक अत्यांतिक यानी एब्सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा है संवर्ती। संवर्ती मीन्स कंकरेंट। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटी में आपको आपके टीचर बताएंगे। मैं केवल आपकी जिज्ञासा को थोड़ा सा खत्म कर दूं थोड़ा सा यहाँ पे कि होता क्या है। तो वैसे कुछ मामले होते हैं जिसकी सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट मिल जाता है, एब्सोल्यूट होता है उसको। ठीक है, वो कोई अगर और कोर्ट सुन रहा है तो उसको हटा के सीधा वो सुनवाई कर सकता है। ठीक है, सीधा उसके उसके अन्य कोर्ट के जो अधिकारिता होती है न्यायालय की, उसको अपवर्जित करके सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। यही है प्रारंभिक न्यायालय, पहले हम। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, जो मैंने आपको कहा कि दो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो अत्यांतिक यानी एब्सोल्यूट, और दूसरा कंकरेंट। तो एब्सोल्यूट वाले में क्या है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट। जैसे इसमें विधि का प्रश्न है, कोई लीगल राइट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कंकरेंट। कंकरेंट में क्या है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सुन सकता है। ठीक है, समवर्ती का मतलब समान रूप से, समवर्ती। ठीक है, तो आप इसको जैसे इसमें फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स में जो है ना आपका एक न्यूमेरिक आपको दे देता हूँ, हम पे क्वेश्चन करो। ये न्यूमेरिक है, हम पे क्वेश्चन करो। के आर होता तो यहाँ सी आर कर लीजिए आप, हम पे क्वेश्चन करो। तो ये क्या है, बेसिकली आपको एक न्यूमेरिक दे दिया मैंने। आप 5 प्रकार के जो अधिकार जो दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में त्वरित न्याय के लिए, तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम, एच फॉर होता है हम, हैबेस कॉर्पस। ठीक है, ये आपको डिटेल में बताएंगे आपके टीचर। ठीक है, मैं केवल आपको एक आउटलुक दे देता हूँ। तो हैबेस कॉर्पस हम, म है मैंडमस, ठीक है, पे पी, प्रोहिबिशन क्यू, क्यू फॉर को वारंटो, एंड सी फॉर सेटेरियो। ये 5 प्रकार के ये हैं। तो ये सभी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है और हाई कोर्ट भी। ठीक है, चलिए
तो अब वापस आते हैं हम अपने इस पे कि ये तीनों बेसिक। अच्छा, पर अपीलीय में क्या है कि भाई अगर लोअर कोर्ट ने आपको से डिसीजन से आप सब ये नहीं है अगर सपोज, तो फिर आप अपीलीय मतलब हाई कोर्ट में आप सेटिस्फैक्शन नहीं है उसके निर्णय से, तो सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो सकती है, तो ये अपीलीय न्यायालय। पर इसके ऊपर कोई न्यायालय और नहीं है, ठीक है। तो फांसी की सजा तक तो वहां जाते हैं, फिर राष्ट्रपति का अधिकार अलग है, उसके तहत वो कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, या उसके कुछ पीरियड्स को, प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, ऐसी चीजें हैं। राज्यों में भी है राज्यपाल को, ठीक है। तो ये अपीलीय हो गया। और परामर्शदात्री मतलब कि राष्ट्रपति, अगर वर्तमान में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों के से कुछ कानूनी मामले पे परामर्श मांग सकता है, लेकिन मानने को बाध्य नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन को वर्तमान में ये था, तो ये आपको मैंने बता दिया है। बाकी डिटेल में आपको आपके टीचर पॉलिटी वाले जो सर हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब क्या है कि ये 6 अन्य जो न्यायाधीश जो तो उसमें 6 में से अन्य, एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज मुख्य न्यायाधीश हो गया, इसके अंडर में 6 जज हो गए। तो 6 जज में 2 जज है भारतीय, आपको मैंने पहले बता रखा है। उनके नाम कौन कौन थे जो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। MR जैकब, और दूसरा क्या है, काफी छोटा हो जा रहा है ये, एक सेकंड में देख लेता हूँ। MS सुल्तान, MS सुल्तान, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब ये भी क्लियर है, यहाँ भी पीटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, क्योंकि इसका यहाँ पे जो कोलकाता वाले जो थे, इनका नाम था सर एलिजा इनपे, सर एलिजा, एलिसा या एलिजा भी कहते हैं इनको, एलिजा इनपे, 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 ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थे वो जैकब, जो 2 भारतीय थे, और MS सुल्तान। बाकी सब तो उनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है क्योंकि ब्रिटिश के सरकार जो सम्राट जो थे वो नॉमिनेट कर रहे थे। हालांकि ये भी नॉमिनेट ही हुए हैं, ठीक है। इनको भी लंदन की जो सम्राट है उन्होंने सीधा ब्रिटेन की जो सम्राट है उन्होंने ही अपॉइंट किया था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन, फिर से वापस आते हैं हम कि शक्ति का विभाजन कैसे है भाई। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांत, एक सेंट्रल हो गया और ये स्टेट हो गया, समझ लीजिए। सेंट्रल और राज्य में 3 सूची में बांटा गया। और आपकी जानकारी के लिए, जैसे पहला था संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और संवर्ती सूची, प्रांत और ये, ठीक है। तो वर्तमान में भी सेम एज इट इज, जो 12 अनुसूची है उसमें 7वां जो अनुसूची है आप पढ़िएगा, तो उसमें सेम एज इट इज संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब इसमें विषयों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले इसमें थे 59, संघ वाले में, यूनियन में, स्टेट वाले में थी 54, और कंकरेंट यानी दोनों समवर्ती, दोनों उस विषय पर कानून बना सकती है, उसकी संख्या थी 36। वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 97, स्टेट वाले की हो गई है 67, और इसकी है 47, कहीं 47 कहीं 48 ऐसे मिल जाता है, ठीक है। वो देख लीजिएगा। तो एज इट इज है, ये विषय की संख्या खाली बढ़ गई है, पूरा का पूरा कॉपी किया गया। क्लियर है। अब आते हैं हम कि प्रांतों में क्या हुआ। प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, यानी विधानसभा प्रांत में बनी गई, ठीक है। यानी विधानसभा जो वर्तमान वाली जो स्वरूप है ये 1935 से आ रहा है। जिसमें कि 6 प्रांत कौन कौन से थे, बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास। संयुक्त प्रांत मीन्स आपका यूपी, ठीक है। और ये पूरी सदनीय विधानसभा की स्थापना की गई। दो सदनी का मतलब ये विधानसभा है आपका, विधानसभा, विधानसभा है ये, ठीक है। इसमें क्या है, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस यहाँ भी होगा,
यहाँ पे आपका क्या है, ये विधान परिषद है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दूसरा जो पार्ट है ये विधानसभा, इसको लोअर हाउस किया गया, इसको अपर हाउस, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ ये सभी राज्यों में नहीं है वर्तमान में, ठीक है। लेकिन आप इसके लिए भी एक नमूने याद कर सकते हैं, JUMBK, जुम्बक की, ये भी याद कर सकते हैं, जुम्बक की। मतलब कितने राज्यों में विधान परिषद अभी अस्तित्व में है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कश्मीर और तेलंगाना। एक और कश्मीर है, ठीक है, और तेलंगाना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है याद करने का, आप हो सकता है इससे बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, पर एक सरल तरीका जो मुझे पता था वो मैंने बताया। चलिए फिर हम देखते हैं, अब ये उच्च सदन की बात करते हैं। उच्च सदन, विधान परिषद बता चुका हूं आपको, निम्न सदन मतलब विधानसभा, क्लियर है। और इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का मतलब जो लंदन में जो ऑफिस थी ना, भारत सचिव वाला, इसमें 6 सदस्य थे, है ना, पेमेंट भारतीय के राजस्व से दिया जाता था, ये सारी चीजें बंद कर दी गई, उस परिषद को ही समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा यानी रंगून यानी म्यांमार वर्तमान, ठीक है, इसको भारत से अलग कर दिया गया। पहले भारत का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और 1937 की जो विधानसभा चुनाव जो है, इसी अधिनियम पे 1935 के अधिनियम के फलस्वरूप ही हुआ, क्लियर है। चलिए, तो अब ये तो हो गया आपका 1935 का अधिनियम खत्म। इसको एज इट इज आप रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर क्वेश्चन इससे हमेशा मोर और लेस पूछा जाता है, क्योंकि पॉलिटी का भी पार्ट है ये और हिस्ट्री का भी। तो आप एक ही जगह पढ़िए, दोनों का काम हो जाएगा, आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आलोचना की, भाई इसकी थोड़ी आलोचना कर ली जाए, क्या क्या चीजें हैं। एक अब इस आलोचना थोड़ा सा कर लें कि इस अधिनियम में हुआ क्या कि वास्तविक व्यवस्थापिक वास्तविकता में क्या है, व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार सीमित थे वास्तविकता में। ऑब्वियस सी बात है, ये आपने व्यवस्थापिका में विधायिका जो है, गवर्नर जनरल तो अभी भी बैठा हुआ है ना इस पे हमारे सर पर, विधायिका तो बना दिया गया, पर कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नर, प्रांत में, और सेंटर में गवर्नर जनरल, दोनों जगह कंट्रोल तो इन्हीं का हुआ ना। तो ये अधिकार तो सीमित होगा, मंत्री को अधिकार तो दिया गया, लेकिन बहुत सीमित शर्तों पे दिया गया। 1919 में तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन जो है 1919 में जो था, वो 1935 में भी एज इट इज रखा गया। मतलब कि अंग्रेज चाह रहे थे कि भैया भारत टूट ही जाए तो बेहतर है, ठीक है। और केंद्र में एक उत्तरदायी शासन का अभाव था, जाहिर सी बात है, इन्होंने दिखावा तो कर दिया उत्तरदायी सरकार का, लेकिन गवर्नर जनरल के पास ही सब कुछ पावर है, तो भाई, और रिस्पॉन्सिबल वो किसके प्रति होगा, सम्राट के प्रति, ठीक है। पहले हुआ करता था भारत सचिव के अंडर में, भारत सचिव का पोस्ट तो खत्म कर दिया गया, बीच में एक मिडिल मैन था, ये आप ऐसे समझिए, ये है लंदन के ब्रिटिश सम्राट, सम्राट को क्या कहेंगे, राजा, चलिए राजा, ये राजा है, ये ब्रिटिश वाला, ब्रिटिश राजा है, ठीक है, सम्राट। बीच में है भारत परिषद, भारत सचिव, उसमें भारत परिषद में भारत सचिव, सचिव का पोस्ट है यहाँ पे, पहले ये सचिव, ठीक है। और फिर है गवर्नर जनरल, भारत में जो बैठ रहे हैं गवर्नर जनरल,
तो ये रिपोर्ट करेंगे पहले इसको, और ये रिपोर्ट संसद में बैठेंगे तो ये ब्रिटिश संसद में इन्हीं के ही एक सदस्य के रूप में होता था, मंत्री होते थे बेसिकली। ठीक है, तो अब ये पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया, तो ये सीधा किसके प्रति हो गया, राजा के प्रति वफादार हो गए। ये भी अंग्रेज और ये भी अंग्रेज, और ये इनके राजा हैं, तो उत्तरदायी क्यों रखेंगे, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगे, खाली शक्ति को यूज करना है, काम नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसे समझिए कि विशेषाधिकार गवर्नर जनरल के पास ही थे, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय मंत्री जो है वो किससे दबेगा, भारत में जो मिनिस्टर है वो बाहर स्टेट में दबेगा पहले गवर्नर से, और सेंटर में दबेगा गवर्नर जनरल से, उसके अंडर में रहेगा। तो जब अंडर में ही रहना है तो उत्तरदायी, जाहिर सी बात है कि इनके अधिकार तो है नहीं, और उत्तरदायी ये लेंगे नहीं, तो एक छलावा मार देता। ठीक है, तो स्थिति इसकी पोजीशन कमजोर होगी, मंत्री की पोजीशन कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं कि केंद्र में, अच्छा तो प्रांत में भी ये सेम चीज थी, प्रांत में भी गवर्नर बैठ रहा है ना, ये गवर्नर है, और गवर्नर के अंडर में मंत्री है, केंद्र में भी है, राज्य इसमें भी। तो कुल मिला के लपोल हुआ भी था कि इनके पास स्वायत्तता, ऑटोनोमस नाम की चीज की बहुत कमी थी। ठीक है, तो दरअसल क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन पर अपनी पकड़ को कमजोर हो जाए, मतलब अगर मैं राजा हूं या फिर मैं, कहते हैं ना कि मालिक अपने नौकर पर पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहता, नहीं तो वो अच्छा मालिक नहीं कहलाएगा, सबको डरा धमका के रखना है कि नहीं, तब वो मालिक, हालांकि ये तरीका गलत है पर लोग ऐसा करते हैं, तो अंग्रेज भी कर रहे थे। ठीक है, हर ताकतवर कहा जाता है ना कि हर ताकतवर जो है कमजोर को दबाता है, ये वही चीज, बस कोरोना से सभी दब रहे हैं। चलिए, तो इस अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था कि यह एक अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। इसको आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखवाया गया है, इसका मतलब नेहरू का स्टेटमेंट है। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क भी होगा, इसको होमवर्क मान लीजिए, आप लोग एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ये स्टेटमेंट है एक यहाँ पे नेहरू जी का कि यह अनेक ब्रेक वाली, यह अनेक ब्रेक, ब्रेक मीन्स गाड़ी में जो ब्रेक लगता है वो, ब्रेक वाली इंजन रही गाड़ी, मतलब गाड़ी है लेकिन इंजन नहीं है, इंजन रहित गाड़ी, इंजन रहित गाड़ी, गाड़ी। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, इसको आप टिप्पणी करना है। होमवर्क क्या है, ये जो नेहरू का जो स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ पे जो मैंने दे दिया है आलोचना में, ये वाला यहाँ से, ठीक है, इसको आपको टिप्पणी करना है, टिप्पणी करके दिखाना है कितने वर्ड में, यूपीएससी कभी पूछ देगा ये क्यों कहा था। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिखने के लिए भी बता दूंगा इसको, अभी क्लास थोड़ा सा खत्म होने की, इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जिन्ना ने कहा था कि ये पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा, मतलब ओरिजिन ही इसका खराब है, बहुत बुरा है ये। ठीक है, आइए चलिए अब हम थोड़ा सा इसका मूल्यांकन कर ले। चलिए, तो मूल्यांकन में देखते हैं कि 1935 का जो ये अधिनियम है वो प्रांतों में क्या है, स्वशासन और केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई। प्रांतों में सेंट्रल में एंड स्टेट में, यहाँ पे द्वैध शासन लगा दिया और इसको ऑटोनोमस दे दिया, बेसिकली किया, लेकिन ये भी एक छलावा मात्र था। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बार संपूर्ण भारत के लिए, टोटल ये जो पूरा इंडिया है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, बनाना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। चलिए, जो भी भारत बन गया आपका, ठीक है, चलिए, तो ये जो भारत है इसमें संपूर्ण भारत के लिए एक संघ की बात कर रही है, यूनियन की बात कर रही है, UNI ओपन, यूनियन की बात हो रही है, पूरे एक संघ बनेगा। ठीक है, जिसमें भारतीय नरेश यानी जो
564 जो नरेश है वो सब भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, भले उसमें सम्मिलित होने के लिए स्वेच्छा दिया गया कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, मैंडेटरी नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन बाद में तो ये किया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, भाई सबको मिला के एक अखंड भारत की बात की जा रही है। ठीक है, फिर एक संघीय न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द्विसदनीय प्रणाली, दो सदन होंगे, एक लोअर, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, दो सदन बन गए। ठीक है, आदि की स्थापना वगैरह कर दी गई। लेकिन अपने इसमें दोष भी थे। ठीक है, तो दोषों, वो कौन कौन से दोष थे उसको आप, जो अभी मैंने आपको पीछे पेज में जो करवाया है, ये जो दूसरा जो पेज है आपका, ये जो दोष है आपका, इस दोष को भी आप आलोचना वाला, इस पूरे पॉइंट को आप डाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो वो दोष को डालने के बाद, अपने तमाम दोषों के बावजूद, यह जो अधिनियम है का महत्व फिर भी इस बात से है कि कम से कम इस संविधान के निर्माण के लिए एक बेस, प्रावधानों ने आधार तैयार किया, बेस तैयार किया। इतना तो ऑब्वियस है कि 70% तो उठा के हम ले के आ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट तो हो ही गया ना। हमने अपनी सुविधा अनुसार उसको कस्टमाइज किया, आप ऐसे समझिए, तो लिया तो यहीं से ना। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्लास समाप्त। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि चलिए एक नए पेज पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों की क्वेरीज है। हाँ, अब आप लोग अपने अपने क्वेरीज को, हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, हाँ, तो दीपक जी आप, क्लियर समझ में आया आप लोगों को? चलिए, कोई परेशानी तो इसमें नहीं हुई, तो अब आप लोग के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग बताएं, फिर मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर दूंगा कि ये जो होमवर्क दिया कि इसको आपको लिखना क्या है। मैं लिख के नहीं दूंगा, आप लोग को लिखना है। ठीक है, सिंपल। पूजा, प्रिया भी एक नई स्टूडेंट दिखाई दे रही है मुझे, तो आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा रिप्लाई कीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन को आगे फिर चलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, शेखर, शेखर, आवाज आ रही है ना? हाँ, आप लोग कमेंट तो कर दीजिए। कुलदीप नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से, ये देख पा रहा हूँ मैं। चलिए, तो प्रियंका, कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइए, तो फिर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप ये समझ में आ गया आपको? तो बताइए, अगर कोई क्वेश्चन मगर इससे संबंधित जहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं बताऊंगा। हाँ, सुनिए। सर मेरे यहाँ नेटवर्क चला गया था। ओके, ओके। नहीं तो ये रिकॉर्डिंग में भी जाएगा ना, तो आप रिकॉर्डिंग में भी आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एज इट इज आप वहां से भी अपने सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल आपको जो समझ में नहीं आया वो आप क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो फिर मैं जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उसको फिर मैं डिस्कस कर दूंगा कि आपको उसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है। शेखर, आपका कोई सवाल? शेखर,
शशांक, शशांक शेखर, प्रियंका, प्रिया, पूजा, डिम्पल, सोनिया। अच्छा रतन नहीं है आज, रतन एंड कुलदीप नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बात हो गई। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है? कॉल करके पूछ लेंगे सर, कोई डाउट होगा। हाँ हाँ वो ठीक है, पर यहाँ अभी फिलहाल बताएं कोई कुछ और कोई दिक्कत, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा फिर। अभी जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया तो वो उसको लिख के दिखाना है। हाँ चलिए, तो ये आप लोग ठीक है। अब आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हाँ डिस्कस कर रहे थे। चलिए, जो मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है। हाँ चलिए, कि होमवर्क में दिया है, वही नेहरू का ये कहता है ना कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, इस पर टिप्पणी करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये अगर सपोज ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि यह अनेक ब्रेक वाली, ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, इंजन रहित गाड़ी है। ठीक है, तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए कोई भी सवाल को आप लोग पहले 2 से 3 बार पढ़ लें। कोई भी सवाल यूपीएससी में पूछा जाएगा, कोई भी सवाल हो उसको आप देख सकते हैं। उसको आप लोग टुकड़ों में बांटिए। जैसे कि अनेक ब्रेक हो गया, इंजन रहित गाड़ी, 2 भाग आ गए। और इसको लिखना कितना शब्द में है? 150 शब्द में। तो पहली बात कि ये किसके संदर्भ में कहा गया? तो ये कहा गया है 1935 के अधिनियम के संदर्भ में। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये नेहरू ने कहा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है कि अब आप आइए मेन मुद्दे पे। अनेक ब्रेक मतलब बहुत सारे ब्रेक लग गए। ब्रेक क्या, ब्रेक कब लगता है? जब गाड़ी चल रही हो और उसमें सडनली आपने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी रुक जाएगी। तो अनेक ब्रेक यानी बहुत सारे ब्रेक लगाए हुए हैं, मतलब एक गाड़ी में बहुत सारे ब्रेक दे दिए हैं। कोई भी गाड़ी में एक ब्रेक हो तो गाड़ी रुकेगी, पर यहाँ पे बहुत सारे ब्रेक हैं। जैसे कि बहुत सारे वो ब्रेक, यानी वो ब्रेक की बात कर रहे हैं। ये ब्रेक कौन है? ब्रेक है आपका स्टेट में, प्रांतों में। स्टेट में है आपका गवर्नर और मंत्री। तो मंत्री के पास तो पावर नहीं, पावर है गवर्नर के पास, प्रांतीय गवर्नर। ये पहला ब्रेक हो गया। दूसरा ब्रेक कौन सा हो गया? गवर्नर जनरल। और कोई ब्रेक है? सम्राट, भारत सचिव। भारत सचिव तो खैर पोस्ट खत्म कर दिया, तो अब सम्राट बच रहे हैं। ठीक है, तो उनकी आज्ञा के बिना तो कुछ चीजें चलेंगी नहीं। तो कितनी सारी ब्रेक हो गई? कोई गाड़ी में एक ही तो ब्रेक होगा। तो मोस्टली ठीक है, कुछ गाड़ियों में जैसे अब जो पहिए में तो एक हैंड ब्रेक भी होता है, एक लेग ब्रेक होता है, लेकिन बेसिकली कोई एक ही ब्रेक यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या थी, 3 ब्रेक दे दिया गया। कोई भी सुधार लाना है या कोई भी कानून को पास करवाना है या कोई काम करवाना, तो 3 स्टेज है ब्रेक लगने वाले। बहुत सारे ब्रेक हो गई। माँ, अच्छा इंजन रहित का मतलब क्या है भाई? शासन। इंजन रहित का मतलब गाड़ी जो वो है भारत शासन, भारतीय है, भारतीय रूपी गाड़ी जो है उनका शासन जो है। इंजन, गाड़ी में इंजन क्या रोल निभाता है? पावर का। पावर होगा तभी तो चलेगा ना। इंजन क्या करता है? बेसिकली पावर जनरेट करता है, तभी तो गाड़ी चलती है। तो ये पावर जो है क्या भारतीयों के पास था? नहीं, मतलब इंजन है, भारत की ही इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भारतीय शामिल है ही नहीं। मंत्री भी हूं तो भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये इंजन रहित यानी कि जिससे पावर सप्लाई होगा वो पावर सप्लाई ही नहीं है। तो कैसे नहीं है ये आपको दिखाना। अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोगों ने इसको अब लिख लीजिएगा। हाँ, विधान परिषद का कार्य क्या होता है? विधान परिषद देखिए,
ये तो आपको पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये पॉलिटिकल सर से डिस्कस कीजिएगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इसको हल्का सा एक ब्रीफ दे दूं। विधान परिषद केवल 7 राज्यों में ही है, एग्जिस्ट कर रहा है। और हाँ प्रियंका, ये होमवर्क है। हाँ, दीपक का क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कार्य क्या होते हैं। विधान परिषद क्या है, ये अपर हाउस है, बहुत सारे राज्यों में है, और बहुत बहुत सारे मतलब सिर्फ 7 राज्यों में ही है बेसिकली विधान परिषद। और ये भी स्टेट में नियम कानून को बनाने में सहयोगात्मक भूमिका निभाती है। और जिन राज्यों में ये विधान परिषद, इनका कोई स्पेसिफिक कार्य नहीं है, ठीक है, लेकिन कानून बनाने में और उसको सहयोग देने में छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक में ये सहयोग की भूमिका निभाते हैं। तो बेसिकली इसका राजनीतिकरण हो चुका है। तो अब क्या है कि इसमें वैसे लोग, सदस्य लोग चले जा रहे हैं जो पावर ग्रैबिंग करते हैं, ठीक है। सिंपल का क्वेश्चन है कि ये एक बार दोबारा समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो पहले मैं दीपक का आंसर दे दूं। तो दीपक का ये जो क्वेश्चन था कि क्या कार्य है, तो वो पावर ग्रैबिंग के रूप में अब क्या करते हैं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़के अपॉइंट जो होते हैं, विधान परिषद में बहुत सारे लोग अपॉइंट होते हैं, तो वहां से वो पिछले दरवाजे के रास्ते घुस जाते हैं। सेम राज्यसभा में भी यही होता है। जैसे हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, क्या नाम है उनका, श्री मनमोहन सिंह, ठीक है, तो वो भी राज्यसभा के सदस्य थे, इलेक्शन लड़के तो आए नहीं थे। बिहार में देख लीजिए नीतीश कुमार, ये भी इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं, ठीक है। विधान परिषद से ये लोग बैकडोर एंट्री करते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। मायावती भी, बहन मायावती, सर मैं बहन बहन तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये जो मायावती है उनके साथ भी यही है कि वो विधानसभा चुनाव ना लड़के वो बैकडोर से एंट्री करती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन है, ये लोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत, और ये विधान सभा चाहेगी तभी विधान परिषद का गठन कर सकेगी अपने राज्य में, या फिर डिस्पर्स मतलब उसको हटा भी सकेगी। दोनों चीजें विधानसभा के पास ही। इसका आर्टिकल है शायद आई थिंक 169 है, विधान परिषद के गठन का जो ये 169। चलिए, प्रियंका का क्वेश्चन है कि बुक से देख कर करें या कैसे करें। नहीं नहीं, मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया है, अभी जो पीडीएफ जो दे दिया है, इसी से सारा आंसर निकल जाएगा। हाँ, अब डिम्पल का क्वेश्चन है कि दोबारा समझाना है मुझे। चलिए तो थोड़ा सा एक बार और दिखा देख लेते हैं। कुछ गड़बड़ वगैरह कुछ है इसमें, हो सकता है ना, इरेजर। चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, कॉपी काफी गंदी हो गई है, ठीक है। पेन वापस ले लिया। देखिए, अनेक ब्रेक वाली इंजन रही गाड़ी, इंजन रही गाड़ी है, ठीक है। तो हमें पहला फोकस रखना है इंजन रहित गाड़ी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है। और इसको डील करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। कैसे, स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है, तो भाई, या फिर किससे संबंधित है ये स्टेटमेंट, अगर है तो किनका है पहला, और किससे संबंधित है। तो जेएल नेहरू का है, नेहरू जी का है स्टेटमेंट। किसके रिगार्डिंग दिया गया है, 1935 का अधिनियम के रिगार्डिंग दिया गया है, ये हो गया। तीसरा, अब आते हैं शब्द क्वेश्चन के डिमांड पे, कि डिमांड क्या कह रहा है। अनेक ब्रेक से क्या समझ रहे हैं, तोड़िए उसको, पहले टुकड़ों में तोड़िए। अनेक ब्रेक यानी जो अधिनियम है वो बहुत सारे ब्रेक का काम कर रही है। ब्रेक का काम मतलब क्या है कि भाई, एक विधेयक बनाया जाएगा मंत्री के द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा, पर पास देखेगा कौन, गवर्नर, प्रांत का जो गवर्नर बैठा है, इसके ऊपर है गवर्नर जनरल, इसके ऊपर कौन है, सम्राट ब्रिटेन का, ठीक है। तो अगर भारत की से संबंधित कोई कानून बनाना हो तो इनसे पास कराओ, इनसे पास करो, या फिर इनकी मर्जी नहीं है तो पास नहीं होगा। तो यानी लग गया ब्रेक, अनेक ब्रेक वाली। तो ये ब्रेक
यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अब इंजन रहित गाड़ी, ये इंजन, कोई भी गाड़ी में, ये कोई गाड़ी है सपोज, चलिए ठीक है, चलिए ये गाड़ी है। गाड़ी का बेसिकली क्या पावर किससे मिलता है, तो शक्ति किससे मिलती है, शक्ति मिलती है। अभी मैं कहिएगा इस चूहा दिख रहा है, ठीक है, ये चूहा नहीं गाड़ी है, चलिए। तो इसमें क्या है कि इंजन रही गाड़ी से, कोई भी गाड़ी को पावर कहाँ से मिल रही है, इंजन से मिल रही है। इंजन हमें वह किसी भी गाड़ी को शक्ति प्रदान करता है जो उसमें मौजूद होता है। और इंजन शक्ति प्रदान करना, और यानी कि भारतीयों के लिए भारत रूपी जो शासन चल रहा है उसमें भारतीय ही शामिल नहीं है। यानी गाड़ी जो है भारतीय शासन है, शासन का मतलब भारतीय, भारतीय शासन, ये गाड़ी कौन है, भारतीय शासन, भारतीय शासन रूपी गाड़ी जो है इसको चलाना है, राइट। भारतीय शासन रूपी गाड़ी को चलाना होगा। और इस गाड़ी में इंजन कौन, इंजन नहीं है मतलब कि पावर नहीं है, पावर नहीं मतलब मंत्री तो है पर इसके पास पावर नहीं है, ही हैज नो पावर। समझ में आ रही बात, पावर किसके हाथ में, गवर्नर, प्रांतों में गवर्नर जनरल, केंद्र में और सम्राट। तो इंजन भी नहीं है और अनेक ब्रेक भी लगा हुआ है, तो वो गाड़ी कहीं चलेगी नहीं, वो स्टैग्नेंट रहेगी। इसी पर टिप्पणी करना है 150 शब्द, आराम से कर लीजिएगा, बहुत इजी है। और यही मेथड आपको हर यूपीएससी के सभी क्वेश्चनों पे लगाना है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके, हाँ, और कोई सवाल है तो बताइए किसी का। सिंपल, आपकी डिमांड पूरी हो गई, एक बार मैंने फिर से समझा दिया। और किसी की का कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं है, ये मेरा काम है। हाँ, बताएं। प्रियंका, अब लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और पूजा, आपका कोई सवाल हो तो बताइए। या दीपक, आपको समझ में आया जी। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं भाई, कमेंट करने में कितना टाइम लगता है, रिप्लाई तो कर दिया कीजिए। हम्म, चलिए, तो ये क्वेश्चन को सभी लोगों के लिए होमवर्क है, इसको लिख के आप लोग ये कर दीजिएगा, तो फिर मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। चेक कैसे करना है, तो मैंने एक दिमाग अभी इस पे सोचा है कि जो भी आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं उस व्हाट्सअप को पीडीएफ में भेजिएगा, तो वेबिनार में ही मैं उसको खोल के इसको चेक कर लूंगा, अगर ऐसा कुछ व्यवस्था बनती है तो, ठीक है। तो ये, अब नेक्स्ट में आप लोग पूरा लिख के मुझे दिखाइएगा, इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी, ठीक है। क्लियर है सभी लोग। और रही बात, शशांक ने कुछ भेजा है मुझे क्वेश्चन, तो शशांक ने ही केवल लिखा है अभी तक, तो उम्मीद कर रहा था कि आप सब लोग लिखेंगे, लेकिन देखिए आईएएस बनना है तो आपको बनना है, राइट। तो लिखना भी आप ही को पड़ेगा। और इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि गलत हो जाएगा, अगर गलत होगा तो क्या होगा, सुधर भी जाएगा ना, यहाँ तो सुधरने का ऑप्शन है। पर एक बार एग्जाम में गलत लिख दीजिएगा तो फिर उसकी सुधार की गुंजाइश नहीं हो पाएगी, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही बैठना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मैदान जंग में जितना पसीना बहाओ, मतलब प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओ, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा, ठीक है। तो वो भरपाई यहाँ से होगी। आज का टॉपिक किस पे है, ये 1935 का अधिनियम, आज संवैधानिक सुधार खत्म हो गया। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो आप लोग को उसमें दे दिया जाएगा, भारत, अंग्रेजों का भारत आगमन, अंग्रेज और जितने भी विदेशी, बेसिकली अंग्रेज नहीं, विदेशियों का भारत आगमन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और आज का टॉपिक तो संवैधानिक सुधार पे था, ठीक है। जो आप लोग को व्हाट्सएप पे भेजा जाता है बस वही टॉपिक होता है, डिफरेंट नहीं, उससे कुछ डिफरेंट नहीं होगा।
ठीक है। हाँ, और इस उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप लोग लिख के दिखाएंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि वेबिनार का कुछ ऐसा कुछ होगा तो मैं एक बार सर से बात कर लूंगा कि आपके आंसर वगैरह कुछ चेक करने का कुछ प्रोविजन हो जाए तो बेटर है। ठीक है, चलिए तो फिर अब आप लोग का कोई और क्वेश्चन तो नहीं है तो बताइए, नहीं तो फिर हम क्लास को फिर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको जीएस की क्लास में मंडे को। आप ग्रुप में आप लोग जो भी होंगे ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, सेल्फ या जैसे भी हो आप लोग। नहीं, आप लोग ग्रुप में नहीं भेजिएगा, ग्रुप में आंसर जाएगा करने, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत भीड़ लग जाएगी ग्रुप में। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल? कोई रिप्लाई तो कर दीजिए, किसी का कोई सवाल हो तो। प्रियंका, पूजा, डिम्पल, दीपक, किसी का? सोनिया ने थैंक यू कर दिया, चलिए मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, चलिए, तो ये आज का क्लास सब ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, इजी था, तो बहुत पेचीदा था ये नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, तो फिर क्लास को आप खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर आप लोग को मंडे को मिलते हैं, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। चलिए फिर।